नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और अब वक्त हो गया है दिन भर की खबरों से आपको रूबरू कराने का। आपको बताते हैं सोमवार को क्या कुछ हुआ। प्रदेश में कई जगह एनकाउंटर हुए हैं। हमीरपुर में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो वायरल हुआ है, तो अमरोहा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया, तो वहीं गाजियाबाद में पुलिस ने 6 डकैतों को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये रिपोर्ट देखिए। हमीरपुर में अवैध तमंचे के साथ बर्थडे पार्टी में तमंचे पर जमकर डिस्को हुआ। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर अवैध असलहा भी बरामद कर लिया है। इस वीडियो के संबंध में जानकारी की गई तो पाया गया ये थाना सुमेरपुर से संबंधित है। तत्काल इन लड़कों के बारे में जानकारी करने के लिए टीम गठित की गई और उसी के क्रम में थाना सुमेरपुर द्वारा 2 लड़के जो कि वीडियो में दिख रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके पास से वो अवैध असला बरामद किया गया है। अमरोहा में 25,000 का इनामी गिरफ्तार। गाजियाबाद में डकैत गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार। बागपत में शराब तस्करों ने 2 पुलिस कर्मियों को रौंदा। अमरोहा पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। वाहन चेकिंग के दौरान डिडोली कोतवाली पुलिस की बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश दाऊद के पैर में गोली लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हुआ है। दोनों को इलाज के लिए हाई सेंटर रेफर कर दिया गया है। उधर गाजियाबाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जब गश्त कर रही थी तभी लाल कुआं के पास 3 महिलाओं के साथ 2 लोग मिले। इन्हें जब रोका गया तो उनका एक साथी स्कूटी से फरार होने लगा। जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में डकैत घायल हो गया। पुलिस ने घायल डकैत की पहचान आलम के रूप में की है। साथ ही टेम्पो में बैठे उसके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस इनके फरार साथियों और डकैती के माल को बरामद करने के प्रयास में जुटी है। रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं संभल की, जहां व्यवसाय की दरिंदगी सामने आई है। आरोप के मुताबिक उसने महज 200 रुपए के लिए युवक को खौलते तेल की कढ़ाई में धकेल दिया। पुलिस ने गंभीर को घायल इलाज के लिए जिला अस्पताल में एडमिट कराया है। रिपोर्ट देखिए। वहीं बस्ती में पुलिस ने 7 स्प्रिट तस्करों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 610 लीटर अवैध स्प्रिट, 55 लीटर अवैध शराब और 2 बाइक मिली है। ये गैंग काफी दिन से चोरी की अवैध स्प्रिट की सप्लाई में लगा हुआ था। गैंग के लीडर ने बताया कि वो लोग पंजाब से रेक्टिफाइड स्प्रिट लेकर अवैध शराब बनाने वालों को बेच देते थे। इतना ही नहीं, स्प्रिट ले जा रहे टैंकर ड्राइवरों से भी इनकी सेटिंग थी और ये लोग रास्ते में टैंकर से स्प्रिट निकालकर बेचते थे। बागपत में हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिवार का आरोप है कि गांव के कुछ युवकों ने फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। आशंका है कि हमलावर मृत रवित नैन के दोस्त राहुल को भी अगवा कर कहीं ले गए हैं। आरोप के मुताबिक हिमांशु नाम का युवक फेसबुक पर लड़की के नाम से फेक आईडी बनाकर लड़कों से बात किया करता था और फिर उनकी चैट वायरल कर दिया करता था। उसी को लेकर 2 पक्षों में कुछ दिन पहले मारपीट हुई थी और उसी विवाद में रवित की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दे रही है। अब आज जहाँ ये गांधी गांव में खड़े हैं, आज सुबह 9 बजे इस गांव का रवित नाम का लड़का है जो रक्षाबंधन के अवसर पर हवन कराने के लिए यहाँ पंडित को बुलाने आया था। तो जहाँ हम खड़े हैं यहीं पर कुछ लोगों ने घेर करके उसकी हत्या कर दी। सर, अभी तक कितने मुकदमे थे? अभी इसकी जानकारी हमें नहीं, जानकारी की जा रही है। एक साथी भी है जिसका बताया जा रहा है कि अपहरण कर लिया गया है उसका। नहीं, ऐसा कहा जा रहा है कि उसका एक साथी और था जो इस समय यहाँ पे नहीं है, तलाश कराई जा रही है। हरदोई की बेनीगंज पुलिस ने 3 शातिर चोरों को अरेस्ट किया है। इनके पास से पुलिस ने चोरी का माल भी बरामद किया है। गिरफ्तार चोरों को पुलिस ने जेल भेज दिया है।
हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में बुजुर्ग महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक महिला के पोते को अरेस्ट कर जेल भेजा है। पोते ने दीवार से सर पटककर अपनी दादी की हत्या कर दी। बेनीगंज के गांव सिकंदरपुर में बीरबल नाम के व्यक्ति ने अपने ही दादी श्रीमती सावित्री देवी की हत्या कर दी थी दिनांक 1 अगस्त को, और इसका खुलासा आज किया गया है, जिसमें उनके ही दूसरे भाई द्वारा विजय पाल द्वारा इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज इसका खुलासा करके अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल। यूपी में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में कटान तेज हो गया है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बलरामपुर के 1 दर्जन से अधिक गांव राप्ती नदी के कटान की जद में आ चुके हैं। सबसे बुरा हाल सदर ब्लॉक के गांव कल्याणपुर का है, जहां राप्ती नदी के कटान से हाहाकार मचा हुआ है। एक ही रात में लगभग 50 मीटर का कटान करते हुए राप्ती नदी ने 2 दर्जन घरों को उजाड़ दिया है। अभी इससे बहुत खतरा है, इस पे कुछ भी नहीं काम। ऐसा है कटान होता है इसे, तो ऐसा 500-600 बोरी भर देते हैं, उसी नदी में राप्ती में ढकेल देते हैं, तो उससे कटान भी कुछ थोड़ी ना रुकता है। बोले थे 2 फुट की 3 फुट इधर लेने का, वो भी 6 फुट बोले थे इधर लेने का, वो भी काम रुक गया। वो बंधा के लेवल से बोले थे लेने। तराई क्षेत्र के कई इलाके ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। खरीफ की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। श्रीदत्तगंज ब्लॉक के राप्ती नदी के तटवर्ती गांव मनियरिया, खमहरिया, केरावगढ़, मझारी सहित दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और विधायक जी आए यहाँ पे, तो वो बोल के गए कि 6 फुट बांध और बढ़ा दो, और आगे बंधा है, बंधे के बराबर कर दो। लेकिन ये क्या नाम है, जेई का नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जेई कह रहे हैं कि आगे हमारे पास बजट नहीं है, इसी पे मिट्टी डाल के बोरा लगा के फिलहाल के लिए कर दो। इधर मऊ जिले के मधुबन तहसील के देवारा क्षेत्र में घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ और कटान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदी का जलस्तर में एकाएक बढ़ोतरी होने के चलते घाघरा नदी कहर बरपा रही है। देवारा क्षेत्र के चक्की मुसाडोई, बिनटोलिया के साथ दुबारी ग्राम पंचायत के कई हिस्सों में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों को आने जाने का साधन मात्र नाव ही है। गइल बाटे प्रधान जी आइल ना, अधिकारी सब कोई आइल देख के गइल बाटे, कोनो बात कैसी नहीं के माना कह के गल बन जा कि लइका बच्चन के पानी में हेले मत दिया जा, पानी में झेल जाए लो, डूब जाए लो तो एगो पाप पड़ी, और हर अधिकारी आके देख सुन के अपन जात बना लो। आप पशुओं के चारा खातिर कहाँ से व्यवस्था करते कर? अब तो ये तो प्रधान जी और अधिकारी लोग बताइए लोग कहाँ से पशु के हमन का चारा खियाल जाए, का उपाय कल जाए। अब तो इन लोग के हाथ में बा, गांव की मुखिया के हाथ में बा, चाहे हमन का भूसा घास सब भीज गई बाटे, कुछ बचत नहीं खे। ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और प्रशासन व्यवस्थाओं को जल्द दुरुस्त कर लोगों तक मदद पहुंचाने की बात कर रहा है। टीम न्यूज़ 18। बारिश और फिर बाढ़ यानी शहर शहर तैरती आफत। आजमगढ़ और गोंडा में पानी के प्रकोप के आगे लोग बेहाल हैं। बांध टूटने से कई गांव ने जल समाधि ले ली है। आजमगढ़ में घाघरा नदी का रौद्र रूप जारी है। रिंग बांध टूटने से कई गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं। बताया जा रहा है कि बाढ़ खंड की लापरवाही से बांध टूटा। काफी दिनों से बांध में लीकेज की खबर थी, लेकिन लापरवाही अधिकारी जर्जर बांध की अनदेखी कर रहे थे। 1974 में बनाया गया 5.5 किलोमीटर लंबे बांध का 20 मीटर चौड़ा हिस्सा टूट गया। अब पानी भी घुसा है, उसके बाद कटान भी बहुत तेज है और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आ रहा। सांप गोजर जितने हैं सब मेरे घर में हैं, और उसके बाद जो खाना है वो तख्ता पे ऊपर करके बन रहा है। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी है। बहराइच में न्यूज़ 18 की खबर का दमदार असर हुआ है। बहराइच में आई बाढ़ में जिला प्रशासन की लापरवाही की खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया और उसके बाद डीएम साहब खुद बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरे। उन्होंने लोगों को राशन किट बांटी। यहाँ 28 लोग जल समाधि ले चुके हैं। बहराइच से अखिलेश कुमार, गोंडा से देवमणि त्रिपाठी के साथ आजमगढ़ से अभिषेक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जय सिया राम।
और जिस तरह से इंतजार की घड़ियां अब बहुत खत्म होने के कगार पर पहुंच रही हैं, जो उत्सुकता है, जो जोश है, लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम राम मंदिर आंदोलन के बारे में भी उन तमाम चीजों को जानें जिन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई थी, और उन्हीं में से एक है गोरखपुर की गीता प्रेस। जी हां, गोरखपुर में 1923 में स्थापित गीता प्रेस विश्व भर में सबसे सस्ती धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराती है। राम जन्मभूमि आंदोलन में संत जहां सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, तो वहीं गीता प्रेस कल्याण और रामचरितमानस के माध्यम से हर घर तक भगवान श्री राम और आंदोलन के बारे में जानकारी पहुंचाने का काम कर रही थी। गीता प्रेस ने हर घर में धार्मिक पुस्तकें पहुंचाने का एक बड़ा काम किया, जो राम मंदिर निर्माण आंदोलन में बड़ा सहायक साबित हुआ। कल्याण के माध्यम से भाई जी जितने भी आंदोलन होते थे, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे कृष्ण जन्मस्थान का आंदोलन हो, सारे चीज़ों को बड़ी बेबाकी के साथ कल्याण में वो प्रकाशित करते थे। और उसके बाद भी जब ये विभाजित ढांचा गिरा था, तो वर्तमान कल्याण के जो संपादक राधेश्याम खेमका जी जो हैं, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा लेख उस पर लिखा था। तो गीता प्रेस अपने कल्याण के माध्यम से जितने भी इस तरह के आंदोलन चले, उस सब में सहभागिता उसकी रही और बड़े बेबाकी के साथ बिना किसी की परवाह किए पक्ष प्रस्तुत करता रहा। जितने हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उनका जो जन जन तक प्रचार किया है, जन जन तक घर घर में जो पहुंचाया है, आज उसको लोगों को जानकारी में आने में, लोगों की भावना इसके प्रति जुड़ने में एवं नितत सतत इस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित रहने में, तो हर जानकारी, हर तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। और अब रुक करते हैं अयोध्या का, जहां से हमारे सहयोगी अमित शुक्ला वहां की हर तस्वीर, वहां की हर हलचल आप तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू अमित। राम मंदिर भूमि पूजन अनुष्ठान का दूसरा दिन है आज। अनुष्ठान शुरू हो चुका है कल से। कल गौरी गणेश की पूजा हुई और आज राम अर्चना होनी है, और कल वो दिन है, वो घड़ी है जिसका भारतवासी इंतजार कर रहे हैं। करके भूमि पूजन करेंगे। 492 वर्षों बाद भारत के इतिहास का यह एक अनोखा इतिहास प्रारंभ होने जा रहा है। जब भगवान राम को 14 वर्षों के वनवास तो जल्दी समाप्त हो गए थे, लेकिन ये भारतवर्ष के नहीं बल्कि विश्व के आस्थावान लोगों के लिए 492 वर्षों का वनवास इतना कष्टदायक रहा कि तमाम संतों ने अपनी जीवन यात्राओं को पूरी कर दिया। आज हम सब के मन में एक बड़ी भावनात्मक भावना है कि लगता है भगवान का अवतार इसी बहाने फिर से होगा। इसलिए उस अवतार के रूप में हम सब 5 अगस्त को देख रहे हैं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहाँ आएंगे, भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण होगा। ऐसे संकल्प को लेकर के हम तो 1989-90 से अनुष्ठान के क्रम में गए। सबसे पहले मैंने नेपाल में भू समाधि ली, उसके बाद वहीं से मेरे अनुष्ठान का क्रम प्रारंभ हुआ। 41 दिन की मैंने भू समाधि ली, उसके बाद फिर 1 महीने की ली, फिर 11 दिन की ली, 21 दिन की ली। इस तरीके से मैंने तमाम समाधियां ली और मैंने 55 भू समाधि ली, फिर जल समाधि ली और 3 करोड़ 88 लाख मैंने दीपक जलाए रामलला के लिए पूरे भारतवर्ष में। आज मैं अयोध्या की गलियों में जब घूमता हूँ तो केवल एक चीज ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करिए कि जो भी भक्त आपका दर्शन नहीं कर सके दिव्य मंदिर का, वो आपके लोग चले गए हैं, उनको वहीं से अपने मंदिर का दर्शन करा दीजिए। क्योंकि ऐसे तमाम माँ के लाल संसार से चले गए जिनकी अंतिम इच्छा थी रामलला के मंदिर देखने के लिए। उस परिवार के लोगों को भी हम तो सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, उस परिवार के लोगों को जरूर बुला करके भगवान के उस मंदिर का, उस धराधाम का दर्शन कराना चाहिए जिन्होंने अपनी कोख शून्य की है, अपना भाई खोया है, अपना पिता खोया है, अपना बंधु खोया है, अपना परिवार खोया है। क्योंकि तमाम बलिदानों के बाद राम मंदिर को यह शुभ अवसर मिला हुआ है। त्याग करने के बाद कोई परिणाम आता है, सुखद होता है, लेकिन स्मरण भी आता है उन कठिनाइयों का, तो हृदय में भी एक बड़ा गंभीर भाव पैदा होता है। हे रामलला, आप कब तक इस तरीके से हम सबकी परीक्षा लेते रहेंगे? लेकिन राम मंदिर बनने के बाद बहुत सारे प्रश्नों पे विराम लग जाएगा, क्योंकि जिन जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो राम श्रद्धा के केंद्र बिंदु थे, जो राम हम सबके आस्था के केंद्र बिंदु हैं, जिनसे मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है,
राम पर जो टिप्पणियां हो रही थी उस पर विराम लग जाएगा और राजनीतिक गलियारों में विशेष रूप से सुधार होने लगेगा। क्योंकि लोगों को लगता था कि राम का अपमान करके हम सत्ता में जा सकते हैं, अब लोगों को लगेगा कि अयोध्या गलियारे से राम का स्मरण करके हम सत्ता में जा सकेंगे। लगता है कि बहुत लोगों के मन में परिवर्तन होगा, बहुत विश्वास जगेगा और कहीं न कहीं से लोग राम की शरणागति स्वीकार करेंगे। मन परिवर्तन भी होगा और युग परिवर्तन भी होगा। बिल्कुल मन पर इस तरीके से कि एक राम मंदिर बनने के पहले का युग, एक राम मंदिर बनने के बाद का युग। देखिए, ईसा पूर्व का इतिहास लोग पढ़ते थे, अब मोदी पूर्व का इतिहास लोग शुरू करेंगे। क्योंकि जिंदगी की राहों में परिवर्तन होना निश्चित है, राह कितनी भी कठिन हो लेकिन उसका समाप्त होना निश्चित है। लेकिन रामलला के दिव्य भव्य मंदिर बनने के बाद भारतवर्ष की संस्कृति में जो परिवर्तन होगा वह एक ऐतिहासिक रहेगा। राम मंदिर के बनने के बाद श्रद्धा बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, त्याग बढ़ेगी, निष्ठा बढ़ेगी, सेवा बढ़ेगी, उपासना बढ़ेगी, संस्कार बढ़ेगा और चरित्र बढ़ेगा, जो सबसे बड़ा आवश्यक समाज के लिए है। क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में चरित्र का बड़ा अस्तित्व रहा है। तो जब चरित्र समाज को मिलने लगेगा तो मेरी बेटियां, मेरी बहू, मेरी माताएं, मेरे नौजवान सब सुरक्षित रहने लगेंगे। और जब सुरक्षित होंगे न तो देश में महामारी होगी, न कुमारी होगी और न किसी का अपमान होगा और न कहीं अश्रद्धा होगी। हर दृष्टि से राम मंदिर हम सबके जीवन का कल्याण करता है। राम का अवतार केवल भगवान के अवतार के रूप में ही नहीं था, राम का अवतार नर और नारायण के बीच में होने वाली उस संस्कृति को प्रेरक भी बनाता था जो हमारे आपके लिए आवश्यक था। 12 चीजें राम के अवतार से देखी जा सकती हैं: तप, त्याग, निष्ठा, परोपकार, सेवा, श्रद्धा, उपासना, सत्कर्म, बल, अस्तित्व, व्यक्तित्व और विचार। ये 12 चीजें राम के जीवन से देखी जा सकती हैं। हम उन 12 चीजों को अपने जीवन में ले आने लगे तो हमारे जीवन में भी राम की मर्यादाओं की झलक दिखने लगेगी। महाराज जी, समय की थोड़ी बाध्यता है, हमें समाप्त करना होगा, लेकिन महाराज जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि लोगों को राम को आत्मसात करना होगा, आत्मसात करेंगे तो जीवन अपने आप परिवर्तित होता चला जाएगा और युग राम के नाम को आत्मसात करना होगा और परिवर्तन खुद ब खुद हो जाएगा। बहुत शुक्रिया अमित आपका, और आगे भी हम आपसे अयोध्या के हलचल को लेकर आपका रुख करते रहेंगे। तो राम का नाम, कहते हैं कि किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए बहुत जरूरी होता है कि सुमति का होना, और सुमति कहाँ से मिलती है? राम के नाम से। इसीलिए लगातार हम आपको इस बड़े भव्य आंदोलन की या भव्य कार्यक्रम की जो दिव्य झलक है लगातार आपको दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।